नमस्ते। सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में संजय वन हम जानते हैं कि उसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि महाभारत काल में संजय ने वहीं से सारा युद्ध धृतराष्ट्र को बताया होगा या कुछ और हुआ होगा, संजय के नाम से वो वन रखा गया। अब हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्डों ने या जो इस प्रकार के कब्जा करने वाले लोग हैं, इन्होंने एक लंबा खेल खेला। और लंबा खेल ये खेला, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी के बाद की। आज़ादी से पहले की अगर बात करोगे तो अंग्रेज़ों के समय पर, और उससे पहले अगर बात करो तो मुगल तो बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि आज के समय पर आज़ादी के बाद, ख़ास तौर से आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हमने दान में दे दी, और उसके बाद उसने 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन या 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लगभग जम्मू कश्मीर की कब्जा कर ली। तो कुल मिलाकर 11.5 या 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उनके कब्जे में चली गई। 11.5-12 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लेने के लिए भारत की आबादी का 13 से 15% उस समय मुसलमान था। तो आप सोचिए कि 13% मुसलमानों ने भारत की कम से कम, मैं मान कर चलूँ कि 30% ज़मीन उस समय ले ली। उसके अलावा नेहरू लिया का समझौता हो गया। नेहरू लिया का समझौते में मुसलमान यहाँ पर बसाए गए, और मुसलमान यहाँ पर जब बसाए गए, मतलब वो हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, या वो लोग जिनको ये सहूलियत मिल गई कि नहीं आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो, चूज़ करने की सहूलियत दे दी नेहरू जी ने कि आप यहाँ रह सकते हो। तो वो कहते हैं कि साहब हमने हिंदुस्तान चूज़ किया है, हमने पाकिस्तान चूज़ नहीं किया। पाकिस्तान चूज़ करने का किसी को मतलब ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था, उनको यहाँ पर रहना था। ये बात मैं कह रहा हूँ उन मुसलमानों की जो कि हिंदुस्तान के हिंदू, बेसिकली हिंदू हैं, और उन्होंने किसी कारणवश इस्लाम स्वीकार कर लिया हो। क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी में ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कोई मुसलमान ऐसा भी है जो अरब से आए भी होंगे तो आधा 1% कहीं पर होंगे, लेकिन जनरली वो हिंदू मुसलमान है। अब आज़ादी के बाद जो यहाँ रह गए, तो इस्लाम की एक ख़ास बात जो मैं डेफिनेशन समझ पाया वो है भू राजनीतिक आंदोलन। भू राजनीतिक आंदोलन से मतलब है भूमि और राजनीति के लिए किया गया आंदोलन। पहले भूमि कब्जा कर लो, उससे राजनीति कर लो, या फिर राजनीति कर लो और उससे भूमि कब्जा कर लो। अब भूमि कब्जा करके राजनीति करना, ये बात समृद्धता बताता है, और राजनीति करने के लिए आबादी बढ़ाना ताकि शासन पर कब्जा हो सके। तो राजनीति करने के लिए आबादी बढ़ाना और ज़मीन कब्जा करना, फिर तो इस्लाम का शासन अगर हो जाता है, दारुल इस्लाम भारत बन जाता है, तो फिर पूरा का पूरा उनके कब्जे में आ जाएगा। फिर कुछ भी मर्जी हो वो करें, चाहे उन्होंने ज्ञान वापी गिराई हो, उन्होंने मथुरा का भगवान का जन्म स्थान गिराया हो, उन्होंने अयोध्या गिराया हो, उन्होंने देश भर के 30,000 के लगभग मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना ली हों, जिसमें 1000 बड़े मंदिर की बात कही जाती है। तो वही उनका शासन आ गया तो उन्होंने कुछ भी कर लिया। ऐसे ही उनका विचार ये है कि राजनीति में किसी प्रकार से राजनीति और तंत्र में लोगों को घुसेड़ा जाए और किसी प्रकार से कब्जा किया जाए। ये उन दुष्ट लोगों का विचार है जो कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये विचार उनका भू राजनीति में आबादी बढ़ाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आबादी तो पाकिस्तान चलेगी। आबादी बढ़ाने में उनको 100 साल लगेंगे, आज़ादी के बाद भी 100 साल लगेंगे, जब सेचुरेटेड हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। लेकिन भूमि तो कब्जा की जा सकती है थोड़े से लोगों से। भूमि कैसे कब्जा करें? पैसा तो है नहीं, 10 बच्चे पैदा किए तो उनको पढ़ाना लिखाना मुश्किल है, उनको मदरसों में पढ़ाया जाता है, तो कैसे करें? इसके लिए राजनीति जो अपनाई गई वो ये अपनाएगी कि किसी प्रकार से सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, चाहे वो जंगल के क्षेत्र पड़े हों, चाहे वो गंगा जी का खटरी पड़ी हो, यानी कि वो जो रेतीला एरिया है वो पड़ा हो, चाहे वो सरकार की पलटन यानी डिफेंस की पलटन की भूमि, पड़ाव की भूमि, डिफेंस के चारों ओर कंटोनमेंट की भूमि, और कहीं न कहीं हाईवेज़ के किनारे खाली पड़ी जगह, या शहर के बीच में कोई पड़ी जगह मिल गई, उसमें जाकर एक मज़ार बना ली, मज़ार बनाकर उस पर एक तंबू तान दिया, तंबू तान कर वो मज़ार शाह आलम हो गई, या मज़ार फलाने हो गई, मज़ार ढिमाके हो गई। और जगह थोड़ी मिल गई तो एक मस्जिद बना ली, वहाँ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, पार्क में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, फिर धीरे से कुछ और कर लिया, ईदगाह बना ली, कब्जा कर लिया।
हिंदू समाज में एक एक व्यक्ति कौन लड़ता, कैसे लड़ता, शासन साथ नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकारें थी और उन्होंने जो ब्लंडर कर सकते थे वो ब्लंडर किए। मैंने दोपहर में एक लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके बताया था, और दोपहर के लेक्चर में मैंने बताया था कि शाही ईदगाह मथुरा की मस्जिद कैसे बनी, जबकि 1968 से पहले का उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी के पास नहीं, उनके खुद के पास नहीं है। ये भी तथ्य नहीं है कि जिस समय यहाँ पर ईसाई शासन कर रहे थे वहाँ मस्जिद थी भी, लेकिन साहब कांग्रेस का शासन था, 2 फर्जी पार्टियों ने मुकदमा लड़ लिया, और मुकदमा लड़ने के बाद 1974 में डिसाइड करवा लिया, और हाथ में डिग्री लेकर वहाँ 13.5 एकड़ भूमि के अंदर 1.5 एकड़ कब्जा कर ली, और कब्जा करके मस्जिद बना ली और उसका नाम दिया शाही ईदगाह। ये क्या शासन के बगैर हो सकता था? क्या प्रशासन के बगैर हो सकता था? लेकिन शासन और प्रशासन भी कुछ इसी प्रकार का था कि भारत में जो हो रहा है सो होने दो, तुष्टीकरण की राजनीति, और उस तुष्टीकरण की राजनीति में वोट बैंक का चक्कर, ये सब कुछ चल रहा था। संजय वन का मामला भी कुछ इसी प्रकार का आया। संजय वन में एक बड़ी मतलब संजय वन ये एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र में 2022 में डीडीए को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आपने संजय वन का डिमार्केशन किया है, क्या आपने पता किया है कि वहाँ कब्जे किस प्रकार के हैं, क्या आपने पता किया है कि वहाँ कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई इलीगल कब्जे तो नहीं है। 2022 से चलता चलता मामला डिमार्केशन के बाद अभी 31 जनवरी को मतलब डिमार्केशन हुआ, फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे फिर पूछा कि भाई क्या आप अपनी भूमियों को संरक्षित कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भूमि को अपने कब्जे में लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं, या फिर एवं ही चल रहा है। सरकार को उन्होंने भेज दिया। सवाल वहाँ पर आया कि पूछा गया कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कहाँ से लगी हुई है, वो कैसे कब्जे हैं लोगों के, कौन बैठा हुआ है, उनके पास कागज़ हैं कि नहीं है, इलीगल है कि नहीं है, इंक्रोचमेंट है कि नहीं है। अच्छा, इलीगल और अनऑथराइज में फ़र्क समझना चाहिए। अनऑथराइज उसको कहते हैं मेरी ज़मीन है और मैंने अपनी ज़मीन पर जो कृषि की ज़मीन है उस पर घर बना लिया है, यानी कि बिना कन्वर्जन के, बिना अथॉरिटी के मैंने उस पर घर बना लिया है, तो वो अनऑथराइज कहलाता है। लेकिन एक नियम पक्का है, सरकार की वो ज़मीन जो कि पब्लिक यूज़ के लिए है, उस ज़मीन को सदैव इंक्रोचमेंट कहा जाएगा, और उस पर कितना लंबा भी कब्जा हो, वो कब्जा कभी भी लीगल नहीं हो सकता, चाहे वो 100 साल का 500 साल का कब्जा हो। मैं फिर से बताता हूँ उसको। ऐसी कोई भी भूमि जो पब्लिक पर्पस, पब्लिक यूज़ के लिए सरकार के पास है, जैसे रोड बनी हुई है, हाईवे बना हुआ है, पलटन की भूमि बनाई हुई है, वहाँ डिफेंस रुकती है, वहाँ कंटोनमेंट बना हुआ है, हाईवे की ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए बनी हुई है, किसी धर्मशाला के लिए ज़मीन पब्लिक पर्पस के लिए बनी हुई, ऐसी कोई भी ज़मीन चाहे खाली पड़ी हो, उस पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो नियम ये है कि वो इनक्रोचर ही कहलाएगा, चाहे वो कितना समय वहाँ पर बैठा हो। इसलिए ऐसी ज़मीन को खाली करवाने के लिए सरकार को कोई नोटिस भी देने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना बुलडोज़र लाएंगे और गिराकर साफ कर देंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि वो इनक्रोचमेंट कभी भी गिरा सकते हैं, इसके लिए किसी नोटिस या उसकी आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरी बात इसमें आती है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी ज़मीन पर है जो पब्लिक पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन सरकार उस ज़मीन को अलॉट कर सकती है। जैसे डीडीए की ज़मीन पड़ी हुई है, वो वहाँ पर मकान बनाना चाहते हैं, आवास विकास की ज़मीन पड़ी हुई है, डीडीए फ्लैट्स की ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ किसी ने कब्जा कर ली तो फिर मुकदमा लड़ना पड़ेगा, फिर मुकदमा बाकायदा लड़ना पड़ेगा और उसको खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पब्लिक पर्पस की ज़मीन है जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए रखी गई है, किसी के लिए पर्सनल अलॉटमेंट के लिए नहीं रखी गई है, तो ऐसी ज़मीन कभी भी खाली करवाई जा सकती है। अब ये जो संजय वन का क्षेत्र है, ये सेंचुरीज़ का क्षेत्र रहता है, ये जैसे मैं कहूँ कि वन्य क्षेत्र रहता है। ये जो वन्य क्षेत्र होते हैं ये पब्लिक यूटिलिटी के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाली रहती है और उस हरियाली का लाभ सबको मिलता है, वो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। इन क्षेत्रों को संरक्षित किया जाता है, इन क्षेत्रों के लिए कोई अलग से रेगुलेशन, इनको रेगुलेशन होता है इनके लिए, और इनको संरक्षित किया जाता है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, किसी को आने जाने नहीं दिया जाता, केवल मेंटेनेंस वाले उसमें आते जाते हैं। मेहरौली जो कि बड़ा मिहिर के नाम से बसाई गई थी, और मेहरौली पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैं जो कन्फ्यूज़ लोग हो रहे हों उनको बता दूं
कुतुबुद्दीन के समय पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से वो मीनारें जो उस समय बारामिहिर ने बनवाई थीं ज्योतिषी गणना के लिए, उन मीनारों को कब्जा कर लिया गया और कब्जा करके उन पर उनको उनके अगल बगल मस्जिदें बना दी गई। इसके अतिरिक्त वहाँ वन्य क्षेत्र है, वन्य क्षेत्रों में तो आज़ादी के बाद लोग घुस गए, ज़मीनें पड़ी हैं। आपने पीछे एक वीडियो देखा होगा, 1-2 साल 3 साल पहले आया था कि कुछ नौजवान घुसे जंगलों के अंदर, तो देखा कि ज़बरदस्ती की मज़ारें बनाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। वो वन्य क्षेत्र में कोई जाता है नहीं, और दिल्ली जैसी जगह है जहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने घर का पड़ोसी घर नहीं देख पाता, वो कहाँ वन्य क्षेत्र देखेगा। तो कोई ध्यान नहीं देता और ये बनाते चले जाते हैं, धीरे धीरे अंदर साफ करते जाते हैं। और हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों को जिनके संरक्षण में रहती हैं ऐसी चीज़ें, उनको मतलब नहीं है। सुबह से शाम सैलरी मिल जाए तो बहुत है, बच्चे पाल लें अपना बहुत है, बच्चे के अलावा एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से मिल जाएँ इसके लिए जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो ये परिस्थिति क्रिएट हो जाती है। वन्य क्षेत्र में मस्जिद बना ली गई, मस्जिद बनाकर उसमें एक मदरसा बना लिया गया। उस मदरसे में बच्चे रह रहे थे और बाहर के बड़े बड़े मतलब जम्मू कश्मीर के स्टेटमेंट आए और बाहर के बच्चे रह रहे थे। डीडीए से जब दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि वन्य क्षेत्र का संरक्षण क्या हाल है और वन्य क्षेत्र का संरक्षण क्यों नहीं आप कर पाते, तो सीधी सी बात है, चूंकि वो इंक्रोचमेंट का एरिया है, पब्लिक यूटिलिटी का है, तो डीडीए वहाँ पर 31 तारीख को गया और उसने डेमोलिशन कर दिया। डेमोलिशन करने के बाद अब हंगामा होना स्वाभाविक था। बताया जा रहा है कि साहब 7 बीघा 13 बिस्वा की ज़मीन थी और ये कर दिया गया, वो कर दिया, और सब 600 साल पुरानी मस्जिद थी। जब ये पूछा गया कि मस्जिद 600 साल पुरानी जिसको आप बता रहे हो उसका रिकॉर्ड क्या है, तो बोले साहब ये नहीं मालूम, किसने बनवाई थी ये भी नहीं मालूम, कब बनी थी ये भी नहीं मालूम, ये कैसे वंशानुगत परंपरा में यहाँ तक पहुँची नहीं मालूम। मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड सिर्फ इतना ही साहब 600 साल पुरानी है, ये हम कह रहे हैं और ये पूर्वजों ने उनको बताया कि 600 साल पुरानी है। लेकिन किसी भी दस्तावेज पर वो मस्जिद नहीं चढ़ी हुई है, ना ही वो डीडीए के दस्तावेजों पर चढ़ी हुई है, ना एमसीडी के दस्तावेजों पर चढ़ी हुई है, ना तहसील में वो चढ़ी हुई, कहीं भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस इतना सा है कि स्ट्रक्चर खड़ा है, मदरसा बना है, मदरसे में बच्चे रह रहे हैं, दूर दूर से बच्चे, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई मेवात से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, वो मदरसे में रखे जा रहे हैं, जंगल क्षेत्र के अंदर है। अब विसिम रिजवी साहब जो जितेंद्र त्यागी हो गए हैं, उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं इन जगहों पर आतंकवादी तैयार इस तरह की जगहों पर किए जाते हैं। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ पर स्पेशल पर्पस कुछ सॉल्व किए जा रहे होते हैं। मामला जब बढ़ गया, डेमोलिशन हो गया, सब कुछ बाहर हो गया, सब प्लेन हो गया, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट के सामने उन्होंने कहा साहब हमारा 600 साल पुराना स्ट्रक्चर था। डीडीए कह रहा है कि साहब हम तो दिल्ली हाई कोर्ट के ही आदेश को मानते हुए ये सब सर्वे ये जो हो रहा था, वन्य क्षेत्र को संरक्षित कर रहे थे, वन्य क्षेत्र के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, हमने वो इलीगल कंस्ट्रक्शन डेमोलिश कर दिया। इन लोगों का कहना है कि साहब हमें ज़बरदस्ती सवेरे उठाया, निकाल कर 5 बजे बाहर खड़ा कर दिया और बुलडोजर ले आए और गिरा दिया। जब तक हमको सोच पाते तब तक गिरा गुरु के बाहर कर साफ कर दिया। जो पॉइंट इन्होंने उठाया वो ये था कि साहब हमको नोटिस नहीं किया गया, हमको बिना नोटिस के गिरा दिया गया। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे पढ़ रहे थे। वहाँ मदरसे में वो इस्लाम पढ़ाया जा रहा था, ये सब उन्होंने कहा। डीडीए ने इस बात पर कहा कि साहब रिलीजियस कमेटी का ऑर्डर है। दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि रिलीजियस कमेटी रहती है, रिलीजियस कमेटी का ऑर्डर है और रिलीजियस कमेटी कोई भी डिसीजन देने से पहले पार्टी को बुलाती है। दिल्ली रिलीजियस कमेटी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को बुलाया, उसका स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट के बाद दोनों मतलब डीडीए का स्टेटमेंट लिया और उसके बाद रिलीजियस कमेटी ने ये पाया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इलीगल है। इसका कोई 600-800 साल पुराने का रिकॉर्ड अब किसी के पास है नहीं। ये कहने की बात है कि साहब 600 साल पुराना है कि 500 साल, क्योंकि अब तो स्ट्रक्चर गिर चुका है। अब आप उसको 500 साल, 600 साल, 5000 साल, 25000 साल पुराना बता दो, और अब तो साफ हो चुका है सब कुछ। तो डीडीए का कहना है कि साहब रिलीजियस कमेटी का ऑर्डर था, रिलीजियस कमेटी का ऑर्डर था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हमने उसको गिरा दिया, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। सामने वाली पार्टी कह रही है कि रिलीजियस कमेटी को कोई भी स्ट्रक्चर गिरवाने का अधिकार नहीं है। ये तो एक बड़ा विषय है, केजरीवाल जी भी उसी पर लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वो है कि नहीं है, रिलीजियस कमेटी क्यों गिरवा रही है, क्यों उठवा रही है, ये बहुत सारे प्रश्न अभी लगातार बीच बीच में आते रहते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि साहब ये वक्फ बोर्ड था। अब मैं वक्फ के बारे में तो मैं लगातार बता रहा हूँ कि वक्फ बायस है, वक्फ कभी भी कुछ भी बनाकर खड़ा कर देता है। वक्फ ने तो साहब जो
मथुरा में बिहारी जी की ज़मीन थी, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम से, वो ज़मीन भी दिखा दी कि साहब हमारा कर्नाटक में मंदिर बना हुआ है हजारों साल से, वो भी दिखा दिया। गांव में एक मुसलमान नहीं है, वो पूरा गांव की ज़मीन वक्फ में दिखा दी। वक्फ का तो खेल बड़ा बुरा था ही, इसीलिए तो वक्फ, और मैं तो ये कहता हूँ कि वक्फ अगर इतना ना करता तो वक्फ के एबोलिशन का नंबर ही नहीं आता। वक्फ जो है वो एबोलिश हो सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल आ चुका है, प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा से पास भी हो गया है। अब वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट गया है, वहाँ से कानून बनकर आएगा बाकायदा, इस सत्र में आया नहीं अगले सत्र में आएगा। तो कुल मिलाकर ये आता है कि वक्फ बोर्ड जो कुछ भी कर रहा है वो इतना अत्याचार कर चुका है कि लोगों को लगने लगा है कि वक्फ बोर्ड को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आप न्याय के मंदिर में जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ती है, करते हैं तो वो सबसे पहले उन्होंने स्टे दे दी, मतलब गिरे हुए स्ट्रक्चर को स्टे दे दिया कि अभी इसको स्टे कर दिया जाए, जब तक हम अगली तारीख पर सुन न लें तब तक इस पर कोई ऑर्डर न किया जाए। इसके अतिरिक्त उनसे कहा कि भाई अपने पेपर लाओ, और उनसे कहा कि तुमने नोटिस क्यों नहीं इशू किया, आप बताइए आधार क्या है। तो उनका आधार तो उन्होंने कहा कि रिलीजियस कमेटी का रिपोर्ट है, साहब रिलीजियस कमेटी का रिकमेंडेशन है, हमारा बिल्कुल क्लियर है, और वक्फ बोर्ड उसमें पार्टी था, वक्फ बोर्ड से भी उसमें राय पूछी गई थी, वक्फ बोर्ड उस पर कुछ भी प्रूफ नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक सवाल कि आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, आप वक्फ बोर्ड को नोटिस दे दिया तो बोले मदरसे को नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने मदरसे को नोटिस दे दिया तो कहेंगे कि आपने मस्जिद को, इमाम को नोटिस क्यों नहीं दिया। ये कोई प्रश्न नहीं बनता। जब आप कह रहे हो कि ये वक्फ है तो वक्फ को बुलाया गया था और रिलीजियस कमेटी ने वक्फ बोर्ड को अवसर भी दिया था, उसके बाद ही डिसीजन हुआ। तो अब डीडीए केवल उसको डेमोलिश करना उसका काम था। दिल्ली हाईकोर्ट चूंकि डिमार्केशन की बात कर रहा था, इसलिए इस विषय पर अब कोई बहुत जान है नहीं, लेकिन फिर भी आप न्याय के मंदिर में आते हैं तो कम से कम स्टे करके आपको समय देगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगाइए। हालांकि वो ज़मीन प्लेन हो चुकी है, वो ज़मीन जमींदोज हो चुका है, जो कुछ भी उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, और अभी तक किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट वगैरह आ रहे हैं उनमें इनके पास कुछ है नहीं। और वक्फ बोर्ड के पास अगर कुछ होता तो वो रिलीजियस कमेटी के सामने लगाता। वक्फ बोर्ड इस समय शांत क्यों है, ये भी सवाल है। केवल मदरसा क्यों चिल्ला रहा है, या फिर वो मस्जिद क्यों चिल्ला रही है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड को सामने आना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो शांति से बैठा है, इसका मतलब मामले में कुछ है नहीं। फिर भी हाईकोर्ट ने एक स्टे दिया है। इस तरह के मदरसे पूरे देश में होंगे, इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर पूरे देश में होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पूरे देश में हैं जो लोगों के कब्जे में हैं। सबको खाली होना चाहिए, इंक्रोचमेंट एकदम साफ़ होना चाहिए। मुझे लगता है तभी हम देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। सरकार वैसा प्रयास कर रही है, दिल्ली में भी वैसा ही प्रयास ये हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।